हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक मूल्यों का हनन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अस्थिरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरंतरता। संघर्ष में निरंतरता जो है यह नहीं पाई जाती है। संघर्ष की विशेषताएं निम्न है, जैसे कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है, अस्थिरता और सामाजिक मूल्यों का हनन और संस्कृत का हास्य। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बोर्गाडस ने, ऑप्शन नंबर बी समनर ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गिलिन एवं गिलिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समनर ने। एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री विलियम ग्राहम समनर का नाम प्रमुख रूप से जो है जनरीतियों यानी कि फॉकवेज के अध्ययन के साथ जो है जुड़ा है। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय समनर को ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत की। उन्होंने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग जो है कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विरोधी सहयोग जो है किसने कहा है व्यवस्थापन को? तो समनर ने कहा है। बढ़ते हैं आज के अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है हिंसा, ऑप्शन नंबर बी आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मुकाबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघर्ष। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समिति साधनों पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं, तब यह स्थिति जो है यह प्रतिस्पर्धा कहलाती है। किंतु जब इन समित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है, तब जो है प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति संघर्ष में परिणित हो जाती है। इस प्रकार संघर्ष जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निजातीय समूह, ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अपने भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तथा स्वस्थ संबंध स्थापित करता है। अर्थात समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विजातीय समूह एक दूसरे की स्थिति में अभियोजन करते हैं तथा अपनी भिन्नताओं को दूर किए बिना साथ रहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है चेतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक प्रक्रिया और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी निरंतर प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरंतर प्रक्रिया। संघर्ष जो है यह निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यह चेतन व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कौन सी है? यह चेतन व्यक्तिगत तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह निरंतर प्रक्रिया नहीं है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बी आर डेरन डार्प ने, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज सिमेल ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एल ए कोजर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल ए कोजर ने। कोजर एक प्रकार्यात्मक संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। वे संघर्ष को प्रक्रिया के रूप में अध्ययन पर जो है बल देते हैं और संघर्ष का प्रघटना के रूप में जो है अध्ययन करने पर उनका जो है विरोध करते हैं। अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष की प्रकारवादी व्याख्या की है। कोजर ने सामाजिक संघर्ष के वास्तविक एवं अवास्तविक भेद करने के साथ साथ वास्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आयामों में जो है भी भेद दिया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है एक नातेदारी संगठन, ऑप्शन नंबर बी एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन नंबर सी एक औद्योगिक संगठन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक सजातीय संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक औद्योगिक संगठन। एक औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों होता है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना किसी औद्योगिक संगठन का अनुरक्षण होना यह असंभव है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर एक जनजातीय समाज, ऑप्शन नंबर बी एक ग्रामीण समाज, ऑप्शन नंबर सी प्रवासियों का समाज और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक उत्तर औद्योगिक समाज। एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, सूचना समाज कहलाता है, जिसे अमेरिका में डेनियल बेल तथा फ्रांस में अलेन तुरेन ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में जो है प्रस्तुत किया है। उत्तर औद्योगिक समाज में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधी नौकरियों और काम धंधों में कमी होती जा रही है और इनका स्थान जो है सेवा व्यवसाय लेते जा रहा है। सूचनाओं का आर्थिक रूप में इस्तेमाल होने के फलस्वरूप यह समाज प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों से प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशेगत और तकनीकी व्यवसायों में जो है आधुनिक द्रुत गति से जो है बढ़ोतरी होने की संभावना जो है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है? ऑप्शन नंबर ए संगठन, ऑप्शन नंबर बी संरचना, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई हो, क्रिया कहलाती है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A.W. ग्रीन ने। प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग के समय विभिन्न व्यक्तियों को पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को जो है 3 भागों में विभाजित किया है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग तथा तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग का विशेष संबंध प्राथमिक समूहों से है। द्वितीय सहयोग वह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए सहयोग करते हैं जिससे उनके अपने हितों की पूर्ति हो सके। कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के बीच पाया जाने वाला जो सहयोग होता है इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब सहयोग का रूप जो है अवसरवादी होता है और इसका उद्देश्य कुछ समय के लिए या अन्य व्यक्तियों तथा समूहों से समायोजित करना होता है, तो इसे जो है तृतीयक सहयोग कहा जाता है। जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो है कुछ समय के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, यही सब। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकाइबर एवं पेज ने दी है। मैकाइबर और पेज ने सहयोग को जो है निम्न 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रत्यक्ष तथा दूसरा है अप्रत्यक्ष। ठीक है, पहला है प्रत्यक्ष सहयोग तथा दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? सॉरी,
प्रत्यक्ष सहयोग जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्यों के साथ जो है मिलकर समान कार्य करें तो इसे जो है प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कि आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए देखो कुछ लोग जो है एक साथ मिलकर प्रचार प्रसार करते हैं। अब उनका रिलेशन कैसे होता है वो वही जाने, बट एक दूसरे से मिलजुल के वो जो है प्रचार प्रसार करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो वो जो है प्रत्यक्ष सहयोग है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग जो है असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो उसे जो है अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कि अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग, ठीक है। क्योंकि हॉस्पिटल में देखो विभिन्न विभिन्न कर्मचारी अदर अदर काम करते रहते हैं तो वो अब अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सहयोग में, ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण में, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समझौते में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघर्ष में। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह संघर्ष रूपांतरित हो जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें निषेधात्मक अंतःक्रिया व सकारात्मक लक्ष्य जो है समाहित होता है। प्रतिस्पर्धा एक जो है विश्वव्यापी असहयोग सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहार द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके जो है अपनी निजी स्वार्थों को पूरा करने जो है प्रोत्साहित देती है या प्रोत्साहन देती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है सॉरी 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी? तो किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिलिन एवं गिलिन ने। गिलिन एवं गिलिन ने सन 1905 में, कब? गिलिन एवं गिलिन ने सन 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। इसके अनुसार जो है सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया के उस तरीकों से है जिन्हें हम जो है जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं तब संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं तथा जो है जब परिवर्तन जीवन के प्रचलित तरीकों को जो है अव्यवस्थित करता है तब जो है हम इस चीज को देखते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसा संघर्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सामाजिक संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत संघर्ष, ऑप्शन नंबर सी है जाति संघर्ष और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अव्यक्त संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अव्यक्त संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष में दो विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में ना आकर इस प्रकार का कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों में बाधा पड़ती है। अनेक राज्यों में चलने वाला जो शीत युद्ध होता है यह अप्रत्यक्ष संघर्ष का ही एक उदाहरण है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ऑप्शन नंबर बी यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ऑप्शन नंबर सी है सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। जब किसी जो है जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है सहयोग करने वाले लोग जो है असमान या भिन्न प्रकार के से कार्य करते हैं तो ऐसे अप्रत्यक्ष सहयोग जो है तो इसे जो है हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे गन्ना बनाने वाली जो फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं परंतु उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या? गुड़ बनाना, ठीक है। और अप्रत्यक्ष सहयोग में क्या होता है? यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। जैसे कि जो है ये ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है सॉरी निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सहयोग का एक तत्व नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सहयोगी संगठनों का समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित होते हैं। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, इसे राज्य और व्यक्तियों पर जो है समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जो है जुड़ जाते हैं। मजदूर और मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहां समान उद्देश्य होते हैं। सहयोग सामाजिक जीवन का अस्थायी आधार है। सहयोग के बिना समाज की जो कल्पना वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर ब्रह्म संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दलों को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वह सामान्य सहयोग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। जब व्यक्ति अथवा समूह जो है अपने हितों को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में जो है परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं तो उसे जो है तृतीयक सहयोग कहते हैं। व्यवस्थापन इस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है। जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं और बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सहयोग को तृतीयक सहयोग जो है कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़-फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सहयोगी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी असहयोगी प्रक्रिया और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी व्यवस्थापन प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोगी प्रक्रिया। ठीक है, असहगामी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं प्रतिकूलन को जो है शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह के रूप में जनजातीय समाज में निम्न में से किसके समीप है? ऑप्शन नंबर ए समुदाय के, ऑप्शन नंबर बी जात के, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यहाँ पे समिति के और लास्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी गोत्र के। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन हमने आपसे पिछले प्रैक्टिस में पूछा गया था जिसका मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसने किसने दिया था। डॉली कुशवाहा, सोनी पाल, रागिनी मौर्य, राजपूत, सैनी, माही पांडे, स्मिता सिंह, नीतू कुमारी, पूर्णिमा चौहान, सोनी तिवारी, सुमन यादव, अपर्णा सिंह, नीता चौहान, गौरव सिंह, प्रदीप मौर्य, रीता तिवारी, शीतल सैनी एंड पूनम देवी, संध्या मिश्रा, कुंदन कुमार, आनंद सिंह, पूजा चौहान, पूर्णिमा तिवारी, मौसम कुमारी एंड कल्पना सिंह, पारुल वाजपेयी। ठीक है, पारुल वाजपेयी, इन सभी ने इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिया था। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुदाय के। ठीक है, समुदाय एक क्षेत्रीय इकाई है। इसके अंदर सरल एवं जटिल संस्थाएं समान होती हैं तथा जिसकी जीवन शैली एक समान होती है। डीएन मजूमदार के अनुसार जनजातीय परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह तथा पेशा से संबंधित समान निषेधों का पालन भी एक ही साथ करते हैं और उनके बीच जो है सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन देन की जो व्यवस्था है वह पाई जाती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति है संगठित किया जाता है कहलाता है। फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो हम ऑलरेडी पिछले प्रैक्टिस सेट में कवर किए होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर मैंशन करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं
आया है तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे क्या होगा हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।